नमस्कार। मैं आरआरबी आईटीआई से विमल स्वामी। जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना की दूसरी पीक के कारण राजस्थान सरकार द्वारा सभी इंस्टीट्यूट संस्थाओं को बंद करने का आदेश दिया गया। 3 मई तक सभी संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। साथ में यह आदेश दिया है कि इनकी जो ऑनलाइन माध्यम ऑफलाइन क्लासेज हैं वो बंद करके ऑनलाइन माध्यम से जो क्लासेज दी जाती है उनको जारी रखा जाए। तो इस हिसाब से आपका कोर्स जो है वो भी पूरा करवाना, सैद्धांतिक कोर्स जो है यानी थ्योरी का कोर्स जो है, थ्योरी जो पार्ट है, प्रैक्टिकल को छोड़कर थ्योरी पार्ट्स को पूरा करवाना है। तो इसीलिए आज से नेक्स्ट जब तक आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज नहीं लग जाती तब तक अपने रोज़ जो है ये वीडियो सेशन के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे और आपको जो भी आगे के चैप्टर रहे हुए हैं, अपने जो भी रहा हुआ है उनको पूरा करेंगे। तो आप सभी को रोज़ इस ग्रुप से जुड़े हुए और रोज़ हम जो भी वीडियोस डालते हैं उनको आप रखोगे और साथ में उनको उतारने का भी काम करोगे। जैसे मैं आपको ईएस पढ़ाऊँगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो इसमें आपको मैंने 7 चैप्टर जो है, 8 चैप्टर हैं अपने, आपको पता है, उनमें से 7 चैप्टर जो है वो मैंने आपको करवा चुका हूँ। 7 चैप्टर करवा चुके हैं, अपने थ्योरिकल लिख चुके हैं। इन 7 चैप्टर की 8वां चैप्टर अपने शुरू था, वो आधा हो रखा है, आधा अपने बाकी है। लेकिन अपने इन 7 चैप्टर के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको कहा था वो लिखवाएंगे आपको, जो पेपर की आपके पेपर जो होने वाले हैं उनके लिए आपके काम आएंगे और आपका जो थ्योरी करवाई है उसको आपको याद करने में आसानी करेंगे। तो ये क्वेश्चन आज आपने शुरू कर रहे हैं। आज अपने जो चैप्टर 1 है कम्युनिकेशन स्किल, उसके क्वेश्चन आंसर अभी अपने शुरू करेंगे। इन क्वेश्चन आंसर को अपने ये देखो, मैं क्वेश्चन आंसर आपको ये आपके सामने जो खुले हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर हैं लिखे हुए। इसकी मैं आपको पीडीएफ इस वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ दूंगा। ये अभी अपने इस वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चनों को समझेंगे और जितने क्वेश्चनों को समझेंगे उतने क्वेश्चन को आपको उसी कॉपी में, अपने कॉपी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो कॉपी बनाई हुई है उसमें आपको उतारना है। और इसकी मैं मॉनिटरिंग भी करूँगा, यानी आपको उतारने के बाद उसकी फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में भी भेजना है। तो अपने शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है संचार क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका संचार क्या है। तो संचार जो है आपका, इसके अंदर अपने थोड़ा डार्क कर लेते हैं कलर को ताकि आपको दिखाई दे। जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन है संचार क्या है, दिखाई दे रहा है। तो संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सर्वव्यापक प्रक्रिया है। तो ये 3 आंसर आपको इसके दिए हुए हैं। आपको ऑप्शन देख के इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आपको इसमें से टिक करना है। तो ये संचार जो है कम्युनिकेशन वो हमेशा द्विमार्गी होता है। द्विमार्गी का मतलब क्या है, 2 तरफा होता है। कभी भी संचार एक व्यक्ति यानी मिनिमम 2 व्यक्ति इस संचार के अंदर होने चाहिए, एक जो संचार देने वाला और एक संचार को ग्रहण करने वाला। इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विमार्गी संचार कहते हैं इसको। तो ये द्विमार्गी संचार हो गया। सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया का अर्थ क्या हो गया, हमेशा चलने वाली, कंटिन्यूस, हमेशा सतत प्रक्रिया का यानी कंटिन्यू चलती है, कभी भी बंद न होने वाली प्रक्रिया है। और सर्वव्यापक यानी हर जगह ये इसकी उपस्थिति है, हर जगह संचार की प्रक्रिया होती है, चाहे आप आईटीआई इंस्टीट्यूट में हो, चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो, तो ये सर्वव्यापक प्रक्रिया है। दूसरा है क्वेश्चन, लिपिबद्धता से क्या आशय है। आपका क्वेश्चन क्या है, लिपिबद्धता से आपका क्या आशय है। तो विचारों को संकेतों, शब्दों और चिन्हों में बदलना क्या कहलाता है, लिपिबद्धता। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ अभी, तो ये मैंने अपने ये जो है उसको शब्दों के रूप में मैंने आपके सामने ये लिख रखे हैं, ये सारे शब्दों के रूप में आपके सामने लिख रखे हैं। ये आप इसको देखते हैं तो इसको शब्दों में बदलकर, चिन्हों में बदलकर या संकेतों में बदलकर आपको कुछ चीज़ समझाना या दिखाना, तो उसे क्या कहते हैं, लिपिबद्धता। तीसरा क्वेश्चन है संचार में न्यूनतम कितने पक्षकार होते हैं। संचार में न्यूनतम कितने पक्षकार होते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन जो है। तो 2 पक्षकार होते हैं, न्यूनतम पूछे हैं इसमें, न्यूनतम कितने होते हैं, 2 पक्षकार। अगर ऐसा पूछे संचार में अधिकतम कितने पक्षकार होते हैं,
कितने भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूनतम 2 और अधिकतम जितना हो सके उतने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, संचार में तकनीकी शब्दावली को बाधा को दूर करने का क्या उपाय है। तो इसका आंसर है मानक शब्दावली का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ, संचार जो किया जाता है, जैसे मैं आपके साथ अभी संचार कर रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ मैं, तो इसमें तकनीकी शब्दों की बाधा को दूर करना। तो जैसे एक चीज़ है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को मैं यदि कहूँ सगणक, आपको बार बार सगणक बोल के आपको इस कंप्यूटर के बारे में समझाऊँ, तो ये क्या है, ये शब्दावली है उसकी। तो ये क्या कहलाती है, किसी भी सब्जेक्ट को अपने पढ़ते हैं तो इसकी एक वोकेबलरी होती है, यानी उसको क्या कहते हैं, शब्दावली कहते हैं। तो उस वोकेबलरी के अनुसार उसी चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके कुछ मानक शब्द होते हैं, उन मानक शब्दों का प्रयोग से ही अपने उस बाधा को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संचार में प्रमुख बाधाएं कौन सी है। ये सारी बाधाएं आपको कॉपी में थ्योरी में लिखाई हुई है। भाषागत बाधा, मानसिक स्तरीय भिन्नता, और कौन कौन सी बाधाएं आपके इसके अंदर, जैसे भाषागत बाधा के अंदर क्या आ गया, भाषागत समस्या के अंदर क्या हो गया, एक अंग्रेजी जानता है एक हिंदी जानता है, तो वो संचार आपस में नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जो बाधाएं हैं, मानसिक स्तरीय भिन्नता, कोई अब आप ITI के स्टूडेंट हो और मैं आपको कोई IIT की चीज़ें आपको समझाने लग जाऊं, तो वो आपके चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इसको क्या कहते हैं, मानसिक स्तरीय भिन्नता। तो संचार में जो संदेश भेज रहा है और जो प्राप्त करने वाला है, संदेश भेजने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राप्त करने वाला है उनका स्तर कैसा है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, यदि सूचनाओं को आदान प्रदान बहुत अधिक होता है और पक्षकारों द्वारा इन सूचनाओं को प्रतिक्रिया करने के इन्हें समझने में देरी की गलती होती है, इसे क्या कहते हैं। ये आपको कहना चाह रहा है कि सूचना का आदान प्रदान 1 नंबर और 2 नंबर जो है वो सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। 1 नंबर द्वारा सूचना 2 नंबर को प्रदान की जा रही है। जब ये बहुत अधिक सूचनाएं जो हैं 1 नंबर द्वारा 2 नंबर को दी जा रही है, तो 2 नंबर को इसको समझने में मुश्किलात होगी। इसको को क्या कहेंगे, इस चीज़ को क्या कहेंगे, सूचनाओं का अधिभार। यानी सूचनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इस कारण से उसको समझने में या उसको प्रतिक्रिया करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, सूचना का अधिभार। 7वां क्वेश्चन है आपके, संचार की व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी बाधा को दूर करने के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए, संदेश को प्राप्त करने की प्रामाणिकता को। तो ये क्वेश्चन क्या देना चाह रहा है कि संचार की व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी बाधा को दूर करने के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो संचार में व्यक्तिगत भिन्नता क्या होगी, तो जैसे अब अभी मैं संचार कर रहा हूँ और आप संचार को प्राप्त कर रहे हैं, आप 2 नंबर है, मैं 1 नंबर हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ES पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता है ES जो है वो आपके ये सर रोज़ आपको पढ़ाते हैं, 1 नंबर सर जो है वो रोज़ आपको ES पढ़ाते हैं। तो ये क्या होगी, ये आपको ऑथेंटिकेशन हो गया कि ये सूचना जो है वो ऑथेंटिक है, समझ गए। तो इस ऑथेंटिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रमाणिकता। तो ये प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, संदेश प्राप्त करने की प्रमाणिकता को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ या आँख से इशारा करना। 8वां क्वेश्चन जो है वो आपका, हाथ या आँख से इशारा करना किस प्रकार का संचार है, अशाब्दिक। किस प्रकार का संचार है, अशाब्दिक। मैंने बताया आपको शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार के संचार होते हैं। शाब्दिक में आता है आपके लिखित और मौखिक और लिखित, ये किस में आता है, शाब्दिक में। अशाब्दिक में क्या आते हैं, बॉडी भाषा यानी शारीरिक भाषा का उपयोग करके संचार करना। तो ये हाथ या आँख से इशारा करना, शरीर के अंगों का प्रयोग करके संचार किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका अशाब्दिक संचार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने पूरे दिन का कितना प्रतिशत भार विभिन्न प्रकार की संचार प्रक्रियाओं में लगाता है। यानी पूरे दिन के अंदर 75% जो भार है उसका संचार की क्रियाओं में रहता है।
ठीक है। संचार हेतु सामंजस्य जरूरी है। अब संचार के लिए 1 नंबर और 2 नंबर के अंदर सामंजस्य जरूरी है। तो 1 नंबर क्या है, संचारक, और दूसरा क्या है, संग्राहक। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, लिखित संचार में स्थिरता अधिक होती है। किस संचार में स्थिरता अधिक होती है? 11वां क्वेश्चन है आपका कि किस संचार में स्थिरता अधिक होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया, तो संचार है वो 2 प्रकार का होता है आपका। शाब्दिक के अंदर बताया था मैंने, लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक ये आपके शाब्दिक संचार के अंदर आते हैं। अब इसमें ये पूछा है कि स्थिरता अधिक किस में होती है, तो इसका आंसर दिया है लिखित। स्थिरता का क्या अर्थ है कि जैसे मैं आपको एक तो चीज़, ये अभी ये नोट्स जो है मैं आपको PDF के अंदर दे दूंगा, तो आप इसको उतारोगे, तो ये कैसा संचार हो गया, लिखित। और ये अभी मैं जो आपको बोल के बता रहा हूँ वो कैसा संचार है, मौखिक। स्थिरता किस में है, लिखित में, क्योंकि इसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी इसको देख सकते हैं, या कोई मिस गाइडेंस हो, जैसे मैं मौखिक संचार में कह देता हूँ कि इसी का उत्तर 11वें का उत्तर होगा मौखिक। ठीक है, मैं बोल के ये बता देता हूँ मौखिक होगा। ठीक है, फिर मैं फिर आपको नोट्स देता हूँ, उसके अंदर आ जाता है, मैंने लिखा हुआ है लिखित है। तो किसको सही मानोगे, लिखित को, क्योंकि बोलते समय गलती की जा सकती है, मौखिक संचार में गलतियाँ की जा सकती है। लिखित संचार हमेशा प्रमाणित होता है और स्थिर होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वगामी संचार किसे कहते हैं? ऊर्ध्वगामी और अधोगामी आपका 12वां और 13वां क्वेश्चन है। ऊर्ध्वगामी संचार और अधोगामी संचार, ये दोनों देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। तो देखो, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, एक होता है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, डायरेक्शन। तो ये नीचे से जो ऊपर की ओर जाता है वो है आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, ऊर्ध्वगामी। यानी इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं अपने, एक तो ऊपर की ओर, या दूसरा क्या कह सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। समझ गए। तो दोनों आपको लिखा हुआ है, ऊपर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। ये दोनों कंफ्यूज कर देते हैं, अपने सिर्फ ये याद कर लेते हैं नीचे से ऊपर, और फिर ऑप्शन में आ जाता है ऊपर की ओर, तो अपने क्या है, आंसर किसी और को मान लेते हैं ये। तो नीचे से ऊपर की ओर कहो या ऊपर की ओर कहो, दोनों एक चीज़ है। अधोगामी में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे की ओर। तो 12वां और 13वां क्वेश्चन आप ध्यान से इसको लिख के और याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ मिलाना किस प्रकार का संचार है? स्पर्श संचार। हाथ के मिलाने के अंदर स्पर्श किया जाता है, तो ये स्पर्श संचार है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? समय का सदुपयोग करना। समय का सदुपयोग करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल नेता के गुण हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक सफल नेता के गुण है। जो नेता होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए? नेतृत्व करना आना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता यानी अभी क्या चल रहा है, क्या किस चीज़ से चल रहा है, जागरूकता होगी तभी वो सही तरीके से निर्णय कर पाएगा। और साहस होना चाहिए। कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें साहस की आवश्यकता होती है कि उस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या पड़ेगा, तो इस हिसाब से उसके अंदर साहस भी होना चाहिए। स्वयं जागरूकता का अर्थ क्या है? 17वां क्वेश्चन जो है वो आपका स्वयं जागरूकता। स्वयं जागरूकता का क्या अर्थ है? खुद जागरूक होना। तो उसमें क्या है? प्रशासनिक कौशल को उन्नत बनाता है। अब स्वयं जागरूक व्यक्ति यदि हो, ये संस्था के रूप में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संस्था में स्वयं जागरूकता का अर्थ क्या है? प्रशासनिक कौशल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो है वो इसके अंदर आती है, स्वयं जागरूकता के अंदर। अब अगला आता है ट्रिपल ए, 3 ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? मनोवर्ती, समायोजन और ध्यान। अब इसको 3A क्यों कहते हैं? इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तब अपने को समझ आएगा। एटीट्यूड, अटेंशन, ठीक है, एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट, ये 3 है। एटीट्यूड का मतलब है मनोवर्ती, ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब है समायोजन, और ए का मतलब है ध्यान, आपका अटेंशन। एटीट्यूड, इसका मतलब क्या हो गया? एटीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया? अटेंशन। और इसका मतलब क्या हो गया? आपका एडजस्टमेंट। तो
ये 3A, यानी अगर आपको ध्यान से सुनना है, अभी जैसे मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर यदि आपको ध्यान से सुनना है तो ये 3A आपके अंदर होने चाहिए। यानी सबसे पहला एटीट्यूड सही होना चाहिए, मनोवृत्ति। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई सोचेगा कि ये इसको क्या करना है, क्या लिखना है, आगे देखेंगे पेपर होंगे क्या, ऐसे कोरोना चल रहा है अभी तो ये है। तो एटीट्यूड सही होना चाहिए, मनोवृत्ति सही हो, तभी आप सही तरीके से इस वीडियो को देखकर समझ पाओगे। दूसरा, उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए। जैसे अभी कई जने इस वीडियो के बाद देखेंगे कि हमें सही से दिखा नहीं, हमें सही से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये क्या है, कोई भी संचार हो, कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें हमेशा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, उस चीज़ के अनुसार आपको ढलना पड़ता है। तीसरा क्या है आपका ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है, अब आपका पूरा ध्यान इस वीडियो के अंदर होना चाहिए। तो ये ध्यान, ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छा श्रावक बनाती है। श्रावक यानी श्रवण क्रिया, जो सुनने वाला अच्छा होता है वही अच्छा बोल सकता है। ये एक बहुत अच्छी कहावत है, गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। अच्छा सुनने वाला ही अच्छी बात कर सकता है। यदि आपके अंदर अच्छे सुनने की प्रवृत्ति आ जाए, इन 3A को आप ध्यान में रखें हमेशा कोई भी चीज़ करते समय, तो आप एक अच्छा सुनने वाले होंगे, और जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने, प्रभावी श्रवण हेतु आवश्यक है। अब प्रभावी श्रवण, श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना, सुनना। तो प्रभावी तरीके से सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वातावरणीय कारकों की उपेक्षा करनी पड़ेगी। तो जैसे वातावरण, आप कहीं पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, पास में टीवी चल रही है, तो टीवी की आवाज़ आ रही है, आपका ध्यान उधर जा रहा है, या पंखे की आवाज़ चल रही है, या पास में डीजे चल रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वातावरणीय कारक आते हैं। ये किन चीज़ों के अंदर, आपके वातावरण के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उनकी उपेक्षा करना, यानी उनकी ओर ध्यान नहीं देना, आपको अच्छा श्रवण बनाता है। जो सुनने वाला होता है वो अच्छा बनाता है। तो अभी आपने इनको 19 क्वेश्चन को किया है। इन 19 क्वेश्चन को आप अभी आज कॉपी में उतारोगे, और इन 19 क्वेश्चन को, आपका चैप्टर 1 है ये, चैप्टर 1 के आज अपने 19 क्वेश्चन किए हैं। इन 19 क्वेश्चन को मैंने समझाया है, इसको आप बार बार देख के, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो दोबारा देख के समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इस 19 क्वेश्चन को अपनी नोटबुक, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की नोटबुक में उतार कर आप इसकी जो इमेज है वो आज भेजोगे आप। ठीक है, हमने ये काम पूरा कर लिया। देखो, लॉकडाउन है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ाई करने से छोड़ दोगे, क्योंकि जब पढ़ाई करना छोड़ दोगे तो क्या होगा, आपके अचानक से पूरे पेपर की डेट भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कोर्स पूरा हो जाएगा, चलता रहेगा, तो आपके क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इसको एकदम से छोड़ना नहीं है। तो आपका कोर्स जो है वो पूरा आपको ऑनलाइन माध्यम से हमारे सारे सर के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी 6-7 दिन आपको थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की रेगुलर क्लास दी जाएगी, रोज़ दी जाएगी। जो भी पढ़ाते हैं सर थ्योरी के, और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, उनको आपको नोटबुक में उतारना भी है ताकि आपका सही रहे। तो आज का आपने यहीं समाप्त करते हैं, इनको आप उतारोगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय।